Hello all, welcome back to Made Legally. The next topic under your CPC full lecture series is inclusion of gold claim. This is one of the most important topic. Why? This is not only asked in your prelim examination but plays a very important role in your mains examination. You might see DGS exams, Haryana and various UP, Bihar, every state's exam whereby you will see facts. And now you have to go ahead applying this order to rule 2 इन दोज फैक्ट्स. अगर आपको क्लियरली ऑर्डर टू रूल 2 के रूल्स नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज इंक्लूजन ऑफ गोल्ड क्लेम मीन्स, तो आप गलती करेंगे. उसी गलती को रोकने के लिए आज ये वीडियो अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो में जनरली मैंने प्रोविज़न डील किया है, जनरल प्रोविजंस डील किए हैं, लैंडमार्क केसेस डील किए और साथ में रीसेंट केस लॉ भी डील किया. और इसीलिए ये होलसम वीडियो आपके मेंस एग्जामिनेशन और कहीं ना कहीं प्रीलिम एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ही बनती है. आपको नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में भी बहुत मदद होगी. नॉट टुडे, अगर आप सोच नहीं रहे मुझे प्रिपेयर नहीं करना है, बट कभी किसी रोज़ भी कोई आपसे पूछेगा ना, या जनरल लॉ भी आपके सामने आएगा, तो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर वर्डिंग्स. So without wasting much of a time, let's just delve into our lecture for inclusion of gold claim. तो प्लीज़ मार्क ऑर्डर टू रूल 2 डील करता है इंक्लूजन ऑफ गोल्ड क्लेम से, जहाँ पर सिंपली प्रोविजन कहता है हर एक सूट को सारा का सारा जो क्लेम आप कर रहे हो वो होना चाहिए विद इन दैट पर्टिकुलर सूट. ये नहीं आधा क्लेम हमने इस पेटिशन में फाइल किया, आधा हमने दूसरा सूट फाइल किया, नहीं, एक सूट सारा क्लेम एक ही जगह पर. तो एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन. जिस भी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपको कोई क्लेम करना है, पूरा का पूरा एक बार में एक ही सूट में करिए. बट अ प्लेंटिफ में रेलिंक्विश एनी होना चाहिए यहाँ पर, एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. पर अगर कोर्ट चाहता है कि मुझे इस जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट चाहिए, ये मेरे पास है, डिफेंडेंट का भी पास है, जो भी चीज़ें हो, अकॉर्डिंगली वो क्लेम को कम ज़्यादा कर सकता है, वो रेलिंक्विश करता है, मतलब हटा सकता है क्लेम को. बट लॉ क्या कहता है, अगर आपको कोई क्लेम चाहिए अगेंस्ट एनी कॉज ऑफ एक्शन तो पूरा का पूरा एक बार में मांगिए. सेकेंडली, रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम. अगर कोई भी पार्ट ऑफ क्लेम को आप हटा रहे, रेलिंक्विश कर रहे हैं, वेयर द प्लेंटिफ ओमिट्स टू स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रेलिंक्विश, या ओमिशन कहते गलती से, गलती कर दी मैंने, उसको नहीं इंक्लूड किया, या मैंने जानबूझ के उस पार्ट को हटा दिया. He shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. अगर आपने खुद की मर्जी से या गलती से आपने कोई पार्ट ऑफ क्लेम को रेलिंक्विश कर दिया, हटा दिया है, इन क्लेमिंग आप क्लेम करना भूल गए, तो अब आपके पास कोई राइट नहीं है उस क्लेम को रिगार्डिंग, उस पोर्शन के रिगार्डिंग सूट फाइल करने का या बाद में भी उस चीज़ को क्लेम करने का. थर्ड, अगर पर omission of sue for one of several रिलीफ की बात हो रही है, अगर अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ, अगर कोई पर्सन एंटाइटल्ड है एक से ज़्यादा रिलीफ का, किस रिस्पेक्ट में, उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, तब उसकी ज़रूरत है कि वो हर एक रिलीफ से रिगार्डिंग क्लेम करे, हर एक रिलीफ को एक ही सूट के अंदर क्लेम करे. पर जहाँ पर वो खुद से ओमिट कर देता है, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अगर वो खुद से ओमिट कर रहा है तब आप आगे जाके वो वही रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता. बट अगर मैंने कोई रिलीफ क्लेम करने से परमिशन ली कोर्ट की कि कोर्ट मैं अभी ये रिलीफ नहीं क्लेम करना चाहता, मैं आगे जाके करूँगा, मैं किसी और सूट के मैं अंदर करूँगा, तब विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप सू कर सकते हो, बट नॉट अदरवाइज. ठीक है, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी अदर रिलीफ सो ओमिटेड, बट इन केस एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट ही कैन स्यू दैट. तो यहाँ पर ऑर्डर टू रूल 2 सिंपली दो चीज़ों की बात करता है, कोई अगर क्लेम है या रिलीफ है. अगर कोई क्लेम हो या रिलीफ हो, आपको एक साथ एक ही कॉज ऑफ एक्शन में एक ही सूट के अंदर क्लेम करना है. अगर आप खुद से ओमिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर आने के लिए, बट अगर आपने ओमिट किया या रिलिंक्विश किया कोई भी पार्ट, तो आप बाद में सिंपल क्लेम नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग सेकेंड सूट फाइल नहीं सकते कि मेरा ये क्लेम बच गया. सेकेंडली, कोई रिलीफ है, अगर आपने खुद से ओमिट किया है तो आप फिर से उसको कर पाएंगे, रीयूज़, उसका रिलीफ आप क्लेम ही कर पाएंगे. एंड सेकेंडली, पर आपने किसी की परमिशन लेके, कोर्ट की परमिशन लेके आपने रिलीफ को रेलिंक्विश किया है, तब आप आगे जाके रिगार्डिंग दैट क्लेम रिलीफ आप वो क्लेम कर सकते हैं. अंडरस्टूड? Explanation. For the purposes of this rule, an obligation and a collateral security for its performance and successive claim
arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. अगर इसी के रिगार्डिंग आप दूसरा सूट फाइल कर रहे हो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट तो माना जाएगा इसी कॉज ऑफ एक्शन के अंडर फॉल कर रहा है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल 1964 का जजमेंट है, जहां पर कंडीशंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ वोल क्लेम दिया है, ऑर्डर टू रूल 2 के कंडीशन दिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्री में मेंस में हर जगह केस नेम और कंडीशंस पूछी जाती है, जहां पर एपिक्स कोर्ट ने लेड डाउन की कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू रूल 2। सबसे पहली बात, सेकेंड सूट जो है मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज दैट ऑन विच द प्रीवियस सूट वाज बेस्ड। एक जो पहला सूट है और दूसरा सूट है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ and without the permission omitted to sue for the relief he was entitled to, for which now the second suit is filed. दो जो रिलीफ वो अभी क्लेम कर रहा है वो पहले भी एंटाइटल्ड था, उसको पता था वो पहले भी एंटाइटल्ड है, पर उसने बिना कोर्ट की परमिशन से ओमिट कर दिया और अभी वो सेकंड सूट फाइल कर रहा है। अर्लियर सूट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट, और जो पहली सूट डिसाइड हो चुका है ऑन मेरिट डिसाइड हुआ था, उस सिनेरियो में ऑर्डर टू रूल 2 अप्लाई करेगा और अब कोर्ट बार करेगा उस पार्टी को टू क्लेम एनी रिलीफ ऑन कॉज ऑफ एक्शन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन और क्लेम एनी और मेक एनी क्लेम्स एज टू एनी कॉज ऑफ एक्शन। अंडरस्टूड? ये गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल, इसमें क्या है, मेरिट पे पहला केस डिसाइड हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर हम 1964 के गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल के जजमेंट की बात करें तो ये पर्टिकुलरली इस बारे में बात करता है कि अगर पहला केस पेंडिंग है तब हो सकता है जो सेकेंड सूट आप फाइल करो रिगार्डिंग द सेम सम अदर रिलीफ रिगार्डिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन, तब मे भी ना लगे, है ना, तब मे भी कंडीशंस फुलफिल ना हो तो हम कह देंगे कि नहीं बार नहीं है, आप ले आइए क्योंकि अभी तो पेंडिंग सूट है। इसका कहने का मतलब तो ये। अब लेट्स सी कि क्या कोई जजमेंट है हमारे पास जो कि बात करता है कि पेंडिंग सूट में भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकते या पेंडिंग सूट में क्लेम करना रिगार्डिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन अलाउड है। तो हम आगे बढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल्स के साथ। क्या ऑब्जेक्ट है इसका, क्यों भाई कहा जा रहा है इंक्लूजन ऑफ वोल क्लेम? तो दो ऑब्जेक्ट है। एक, डिफेंडेंट शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए डिफेंडेंट को दो बार पनिश नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, टू प्रिवेंट द प्लेंटिफ फ्रॉम स्प्लिटिंग अप द क्लेम्स और रिलीफ। और प्लेंटिफ को रोकने के लिए कि आप मन मर्जी चाहे स्प्लिट कर लीजिए अपने रिलीफ और क्लेम को, ये रोकने के लिए, और एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए बार बार हम डिफेंडेंट को नहीं पनिश कर सकते। थर्डली, एक और ऑब्जेक्ट है कि वी कैन नॉट ओवरबर्डन द कोर्ट्स बाय द सेम कॉज ऑफ एक्शन। फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन बार बार हम सूट फाइल करके ओवरबर्डन ही तो करेंगे, डिले ऑफ प्रोसीडिंग्स होंगी, इसलिए भी। अब प्रोविजन ऑफ रूल 2 टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोविजन है रूल 2 का वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होना चाहिए एंड इट इज़ हाईली टेक्निकल एंड डिप्राइव्स अ पार्टी टू अ लेजिटिमेट राइट अदरवाइज अवेलेबल टू हिम। अगर आप स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करो उस चीज़ को तो कहीं ना कहीं हम पार्टी को बार कर रहे हैं टू क्लेम एनी रिलीफ, जो कि उसका हक है रिलीफ क्लेम करने का, बट हमें बार करना ही पड़े क्योंकि वो विजिलेंट नहीं था अपने पहले सूट के दौरान कि उसने वो क्लेम क्यों नहीं किया, क्यों उसने रिलीफ नहीं क्लेम की। अब आगे केसेस when order to rule 2 will not apply. There are few cases exception to order to rule 2. Very very important. When relief was not in existence when previous suit was filed. अब कोई रिलीफ एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी जब पहला सूट फाइल हुआ तो ये एक्सेप्शन बन जाएगा, हम अलाउ करेंगे। When court permitted withdrawal of earlier suit, very important, अगर कोर्ट ने पहले सूट का विड्रॉल को परमिशन दिया था तो हम सेकेंड सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बहुत सारे रिलीफ के साथ भी फाइल कर सकते हैं। एंड थर्ड, व्हेन ओनली अप्लाइज टू सूट्स एंड नॉट टू अपील्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और रिट पेटिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कहा गया है ना स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूट टर्म यूज़ करा गया, सूट है ना, जब सूट टर्म यूज़ करा है तो यहाँ पर इट ओनली अप्लाइज टू सूट, अपील्स, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, रिट प्रोसीडिंग्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ये सब एग्जेम्प्टेड है अंडर ऑर्डर टू रूल 2। मतलब इन सिचुएशंस में हम बाद में एक और सूट फाइल कर सकते हैं, एक और अपील फाइल कर सकते हैं क्लेमिंग एनी रिलीफ एज रिलेटेड टू द सेम कॉज ऑफ एक्शन। नाउ गोइंग अहेड विद द लैंडमार्क केसेस। एक तो हमने कर ही लिया है गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल और उसके साथ साथ ये भी सब केसेस है। सिद्रम अप्पा वर्सेस राजा शेट्टी 1970, इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने दैट द कॉज ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रीवियस सूट वाज ब्रॉट
does not form the foundation of the subsequent suit. अगर cause of action previous suit और दूसरे suit का अलग अलग है, and in the earlier suit the plaintiff could not have claimed the relief which he sought in the subsequent suit, the subsequent will not be part. सेम सिंपल, अगर कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है तो उस सिचुएशन में क्यों हम बार करेंगे, चाहे बिटवीन द सेम पार्टीज क्यों ना. कॉज ऑफ एक्शन अलग तो रिलीफ अलग हो गई. पहला कॉज ऑफ एक्शन था कि भाई हमको रेंट नहीं पे कर रहे तो पार्टी ने सूट फाइल की. दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है कि अब भाई इनका क्या कहते हैं टेनेंट अग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है, अब इनको एग्जिट हमको इविक्ट करना है. तो ये कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है ना, एक का एविक्शन है एक का मेंटेनेंस है. बिटवीन द सेम पार्टीज क्यों ना, सब्सिक्वेंट सूट आर अलाउड. सेकेंड, in Virgo Industries Private Limited versus Venture Tech Solution Private Limited 2013, the Honorable Court hold that in order to attract the provisions of Order 2 Rule 2, it is not necessary that the first suit instituted by the plaintiff against the defendant should have been necessarily disposed of. मतलब important नहीं है कि पहला सूट dispose of हो. Thus, it is clear that even the case where the earlier suit filed by the plaintiff is pending, the filing of the subsequent suit on the same cause of action may attract this. मतलब गुरु पक्ष को इन्होंने 2013 के वर्गो इंडस्ट्रीज ने और जो स्कोप है ऑफ ऑर्डर टू रूल 2 उसको एक्सपैंड किया. गुरु पक्ष के केस में सिंपली उन्होंने अपना कह दिया था कि अर्लियर सूट का डिसाइडेड ऑन मेरिट होना ज़रूरी है, तब हम बाहर करेंगे सेकेंड सूट को. यहाँ पर क्या कह दिया गया कि इवन इफ पेंडिंग सूट क्यों ना, सेकेंड सूट विल बी बार. Very important. Remember this case law. Now, very important case and landmark case जो कि आपके प्री में नाम वाइज ही पूछा जाता है 2017 का, जयंती लाल चिम्मन लाल पटेल वर्सेस वाडीलाल पुरुषोत्तम दास पटेल. Over it is stated that it is mandatory to sustain a plea under Order 2 Rule 2 of CPC and that the defendant proves the plaint of the previous suit as per law of evidence in order to show identity of cause of action. कॉज ऑफ एक्शन की आइडेंटिटी प्रूव करना प्लेंटिफ डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ नॉट द प्लेंटिफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन हिम एंड इट इज़ अ मैंडेटरी सस्टेन. ये नहीं कि कोर्ट चाहे तो फिर अपना ऑब्लिगेशन डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है कि मैं चाहता हूँ तो मैं लूँ वरना मैं बार करूँ. नहीं, इट इज़ मैंडेटरी. अगर डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पहला और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, तब यहाँ पर कोर्ट को मैंडेटरी बार करना पड़ेगा सेकेंड सूट. अंडरस्टूड. Now, there is yet another case of Privy Council of 1948, मोहम्मद खालिल खान वर्सेस मोहम्मद अली मियाँ. यहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए. सो द करेक्ट टेस्ट इन केसेस फॉलिंग अंडर ऑर्डर टू रूल 2. सो करेक्ट टेस्ट क्या है टू अप्लाई एंड डील विद ऑर्डर टू रूल 2 में, वेदर द क्लेम इन द न्यू सूट इज इन फैक्ट फाउंडेड अपॉन अ कॉज ऑफ एक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच वॉज फाउंडेड फॉर द फॉर्मर सूट. सबसे पहला करेक्ट टेस्ट है कि भाई कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग है कि नहीं है. सेकेंडली, द कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट विच विल बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इफ ट्रांसपोज्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू द जजमेंट. कॉज ऑफ एक्शन की मीनिंग बताई गई. कॉज ऑफ एक्शन कोई ऐसा फैक्ट है जो कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा टू गेट द रिलीफ. थर्ड, इफ द एविडेंस टू सपोर्ट द टू क्लेम्स इज डिफरेंट देन द कॉज ऑफ एक्शंस आर ऑल्सो डिफरेंट. अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कॉज ऑफ एक्शन अलग है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा एविडेंसेस कौन से यूज किए गए. अगर सेम एविडेंसेस है सेम कॉज ऑफ एक्शन, डिफरेंट एविडेंसेस डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन. फोर्थ, द कॉज ऑफ एक्शन इन द टू सूट्स मे बी कंसिडर्ड टू बी द सेम इफ द सब्सटेंस दे आर आइडेंटिकल. अगर इन सब्सटेंस आइडेंटिकल लग रहे तो भी कॉज ऑफ एक्शन सेम माना जाएगा. एंड फिफ्थ, द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ नो रिलेशन व्हाटसोएवर टू द डिफेंस दैट मे बी सेट अप बाय द डिफेंडेंट, nor does it depends upon the character of the relief prayed by the plaintiff. It refers to the media upon which the plaintiff asks the court to arrive at a conclusion in his favor. Cause of action डिपेंड नहीं करता है क्लेम या रिलीफ के ऊपर, रादर वो एक ऐसा फैक्ट है जो कि प्लेंटिफ कोर्ट के थ्रू कोर्ट को दिखा के कोई रिलीफ क्लेम करना चाह रहा हो, अपने फेवर में कोई रिलीफ क्लेम करना चाह रहा हो. दैट इज द होल मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. Now going ahead with a recent case law of 2021, Abdul Quddus versus M.H. चांदी रमनी, डेथ थ्रू एलाज एंड अदर्स 2021. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर गोइंग अहेड विद द रूल 2 ऑफ ऑर्डर 2 stated, show that every suit shall include whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of cause of action.
ऑर्डर टू रूल टू का मत पर्पस ये है कि सारा का सारा एक बार में क्लेम जो भी एक प्लेंटिफ ले सकता है वो एक बार में करे इन रिगार्डिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन. Cause of action is a bundle of facts. Relief of damages and relief of damages is construed to be a component of such bundle of facts. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यहाँ पर डिफाइन किया कॉज ऑफ एक्शन को फिर से, जहाँ पर कहा कॉज ऑफ एक्शन कुछ नहीं है बट बंडल ऑफ फैक्ट्स है एंड रिलीफ ऑफ डैमेजेस है जो कि उस बंडल ऑफ फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. अंडरस्टूड. यह आपका एक रीसेंट केस लॉ था और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस जिसमें कुछ के नाम याद रखने, कुछ के प्रिंसिपल्स याद करना इंपॉर्टेंट है. एंड विद दिस वी एंड द सेशन फॉर टुडे. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट whenever a new video like these which is so knowledgeable and it is not only knowledgeable and helping you in your exam but also in enriching your legal acumen, तब आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हेल्पफुल लोगों तक पहुँच पाए. थैंक यू सो मच.